क्योंकि हम किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है 93 सालों में। हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है। जो इसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी अब भविष्य में देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने वोट दे दिया था, मोदी को वोट नहीं दिया था। मोदी का जो है राजनीतिक बुखार उतर गया, जनता के जो सर पे चढ़ा था वो निकल रहा है। आरएसएस भी इस मामले में लगी हुई है कि क्यों न पार्लियामेंट का चुनाव भी केवल कमल के नाम पर लड़ा जाए, मोदी के नाम पर न लड़ा जाए। इसलिए आरएसएस चुनाव को यह मानकर चल रही है कि हम 2024 का चुनाव हार रहे हैं लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा रहेगी। आरएसएस ये मान चुकी है कि ये जा रहा है और लेकिन एक बात वो मान रही है कि नितिन गडकरी को कैंडिडेट बनाने से 30-40 एमपी का समर्थन अपने आप मिल जाएगा। आरएसएस को केवल भारत में सरकार बचाने की चिंता नहीं है, उसे अपना संगठन बचाने की भी चिंता है। आरएसएस भी बहुत सोच में डूबी पड़ी है कि क्योंकि केवल देश खतरे में नहीं है, चुनाव से पार्टी खतरे में नहीं है, आरएसएस का अस्तित्व भी खतरे में है। सर जी, 2024 में मान लीजिए कि यदि बीजेपी अगर बहुमत से नहीं आती है तो क्या समीकरण रहेगा पीएम के स्टैंड को लेकर, या आ भी जाती है तो कैसा, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय पर? तो आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपको एक बात बड़ा साफ बता दूं कि नरेंद्र मोदी अब भविष्य में देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये आप लिख लीजिए। और आपने कह दिया कि 24 में पूर्ण बहुमत आने की संभावना नहीं है। ये 5 प्रदेश के चुनाव ही बता देंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो पिछला है वो मत देखिएगा कि 3 प्रदेश में सरकार जो है कांग्रेस की आ गई थी, यानी बनी थी ना कमलनाथ की, राजस्थान में गहलोत की बनी थी और छत्तीसगढ़ में बघेल की बनी थी। लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 4 महीना बाद तो मोदी के तरफ गया, वो मामला अलग था। वो मामला जानते हैं, पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने वोट दे दिया था, मोदी को वोट नहीं दिया था। श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने मोदी के तरफ वोट कर दिया था। अब वो चीज नहीं है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि आरएसएस की बुनियाद से पैदा होने वाला ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है। पहले जनसंघ बनी, जो भी बनते बनते आई, वो बात को छोड़ दीजिए, उधर नहीं जाइए, क्योंकि आरएसएस जो बनी थी वो 1925 में बनी थी, समझ लीजिएगा। अब सामने 25 है, उसका 100 साल होने वाला है। आरएसएस सबसे बड़ी चिंता में ये है कि हमारा 100 साल मनाया जाए, जश्न सदी का मनाया जाए और हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदुत्व का न हो, इसलिए वो बड़े चिंता में है। वो तो ये देख लिया कि मोदी का जो है राजनीतिक बुखार उतर गया, जनता के जो सर पे चढ़ा था वो निकल रहा है। तो ऐसे में वो अपने प्रत्याशी बदलने के मूड में है, लेकिन उनमें भी बड़ी बहस चल रही है कि चुनाव से पहले बदला जाए कि चुनाव के बाद बदला जाए। चुनाव से पहले अगर वो बदलने की बात करते हैं, अभी 5 प्रदेश का चुनाव चूंकि मोदी के नाम पर हो रहा है, कमल चुनाव पर हो रहा है, तो आरएसएस भी इस मामले में लगी हुई है कि क्यों न पार्लियामेंट का चुनाव भी केवल कमल के नाम पर लड़ा जाए, मोदी के नाम पर न लड़ा जाए। समझ रहे कि नहीं? लेकिन उसे 2 बात का डर है। पहला बात का डर है कि मोदी ने जो पूंजीपतियों के साथ संबंध बना करके चुनाव के खर्च का या आरएसएस को फाइनेंशियल मजबूत करने का काम कर रहा है, ये काम रुक जाएगा। विकल्प के रूप में वो ये देख रहे हैं कि उनके पास 2 ही व्यक्ति हैं, एक नितिन जी गडकरी है, दूसरा राजनाथ सिंह है। अब यहां सवाल ही उठता है कि अगर हम चुनाव से पहले नितिन गडकरी को लाते हैं तो कहीं गुजरात के 26 सीटों में असर ना आ जाए। फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि ये अहंकारी आदमी है और ये कहीं अपने अहंकार के जरिए जो है भाजपा में
जिस तरह बगावत चल रही है चुनाव के दौरान, वैसे कोई बगावत न पैदा कर दे। इसलिए आरएसएस चुनाव को यह मानकर चल रही है कि हम 2024 का चुनाव हार रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा रहेगी। लेकिन भाजपा को समर्थन कौन देगा? क्योंकि मोदी जी ने समर्थन देने वालों की ही टांग काट दी है। जिन्होंने समर्थन दिया उनके पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में विलीन कर लेते हैं। इसलिए बहुत सी पार्टियां ये सोचेंगी कि इसको हम समर्थन दें कि नहीं दें, क्योंकि इसको किराएदार बनाते हैं तो ये मकान मालिक बन जाता है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी है। तब वहां पर प्रत्याशी चेंज किए जाएंगे। यानी अभी ये बहस चल रही है कि चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद। तो बुद्धिजीवियों का कहना है कि चुनाव के बाद। वहां भी फिर एक प्रश्न उठता है कि चुनाव के बाद कहीं मोदी ग्रुप जितना समर्थन लाने की हम बात कर रहे हैं उतना लेके किनारे न हट जाए, समझ रहे कि नहीं? तो इसके भी रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन आरएसएस ये मान चुकी है कि ये जा रहा है, और लेकिन एक बात वो मान रही है कि नितिन गडकरी को कैंडिडेट बनाने से 30-40 एमपी का समर्थन अपने आप मिल जाएगा। आप पूछेंगे अपने आप कैसे मिल जाएगा? तो वो प्रतिभा पाटिल के तरफ नजर डालते हैं कि प्रतिभा पाटिल को जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया तो बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति ने यह कह दिया, मराठी मानुष की बात कह करके समर्थन दिया। तो जो 48 सीट है महाराष्ट्र की, ये 48 में कितना इंडिया ले जाएगी और कितना एनडीए ले जाएगी ये सबको मालूम है। जब सब जगह से जा रहे हैं तो ये अपने आप 30-35 सीटों का जो मामला रहेगा ये नितिन गडकरी के साथ जुड़ जाएगा। अगर 26 के झगड़े में गुजरात में भी 26 में से इस बार 7-8 सीट घटने वाली है तो 20 उसकी कमी को यहाँ पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जैसे बीजू पट्टनायक हैं, समझ लीजिएगा, और ये क्या नाम है कि आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं, ये लोगों के अंदर एक भावना पैदा होगी, क्योंकि नितिन गडकरी पर सब भरोसा करते हैं कि यह राजनीति के अंदर द्वेषपूर्ण कार्य नहीं करता, ईर्ष्या का काम नहीं करता, और ये सबको लेकर चलता है, ये देश की चिंता करता है, ये केवल एक क्षेत्र और एक क्षेत्रवाद की बातों में नहीं जाता है। देखिए, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इधर से भी समर्थन मिल सकता है, ऐसी स्थिति में सरकार रह सकती है। लेकिन बहुत से लोग डर रहे हैं कि ऐसा न ऐसा कहीं ऐसी बातें ना आ जाएं जो आगे चल करके हमें और परेशानी दे दें, क्योंकि आरएसएस को केवल भारत में सरकार बचाने की चिंता नहीं है, उसे अपना संगठन बचाने की भी चिंता है। क्योंकि अगर मोदी बनता है तो उनका संगठन भी खत्म हो जाएगा, और देश के लोगों को मोदी से भारत की चिंता के साथ साथ लोकतंत्र की चिंता है कि यह व्यक्ति अगर इस बार आया तो लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो मुद्दे चल रहे हैं वह राष्ट्रीय निर्माण के तरफ जाने वाले मुद्दों में, जैसे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली जो बात चल रही है, जातीय जनगणना की बात चल रही है, ये सारी बातों को देखते हुए आरएसएस भी बहुत सोच में डूबी पड़ी है कि क्योंकि केवल देश खतरे में नहीं है, चुनाव से पार्टी खतरे में नहीं है, आरएसएस का अस्तित्व भी खतरे में है। जैसे आपसे बातचीत से ऐसा लगा कि आप नितिन जी गडकरी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन गडकरी साहब ने कई बार अपनी सभाओं में कहा है कि अब पीएम बनने की उनकी दिली भावना नहीं है, बस वो मिनिस्टर बनकर ही जनता की सेवा करते रहेंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, समझ रहे कि नहीं? ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ तक है वहां तक है, वहीं तक उसका जलवा है, नजर जिसकी जहां तक है। अगर नितिन गडकरी जी 14 में ही पीएम बनने का सपना देख रहे थे, समझ लीजिएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत आने की वजह से वो सपना फेल हो गया। अब वो कहने के लिए कहते हैं, अगर ये नहीं है तो नितिन गडकरी का फिल्म मराठी में क्यों बनाया गया है, और वो चुनाव से पहले ही रिलीज क्यों हो रहा है, जबकि ये फिल्म 20 में ही बन गया था, उसी वक्त रिलीज क्यों नहीं कर दिया गया था? तो 20 का उससे पहले बन गया था, 19 के चुनाव से पहले बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम कहे, जानते हैं ना,
ना कहना भी हाँ का सूचक होता है। यानी हर बार में ना यानी मन की नहीं जुबान की। और आप कहते हैं आप देखना चाहते हैं। देखिए, हमने आपसे बहुत पहले कहा, हम किसी भी, यादव जी, हम किसी भी व्यक्ति के फॉलोअर नहीं है। केवल एक व्यक्ति के साथ हमारा बड़ा निष्ठा है, वो है शरद चंद्र जी पवार साहब। मैं नेता की तारीफ कम, नीतियों की तारीफ ज्यादा करता हूं। आप नागपुर में रहते हैं, आप बता दीजिए नितिन गडकरी ने कभी भाजपा के नेता होने के स्तर का काम किया या जनता का नेता हो बनकर के काम किया? आप ही बता दीजिए। वो भले भाजपा पार्टी से संसद में गया, लेकिन अपने क्षेत्र के हर लोगों का काम किया। वो जनता का नेता बनकर काम करता है, पार्टी का नेता बनकर काम नहीं करता। समझिए, वो भारत का मंत्री बनकर के काम करता है, वो मोदी का मंत्री बनकर काम नहीं करता। इसलिए मैं उसकी तारीफ करता हूं, वरना मैं एक ही की तारीफ करता हूं। राजनीति में वो शरद चंद्र जी पवार हैं, और दुनिया में अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो तारीफ के लायक हमारे लिए अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है, जिसकी हम वंदना करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। और उसके बाद हमारे नबी हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस भी चाहता है कि नहीं यादव जी, अभी आपने उसमें कहा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, तो कौन भारत का आदमी है जो अपने परिचित को देश का प्रधानमंत्री न देखना चाहे? नहीं, आरएसएस भी मतलब चाहता है कि नितिन गडकरी जी को प्रमोट किया जाए। देखिए, आरएसएस दुविधा में है। हाँ, आरएसएस अगर चाहे तो आज ही कर दे। दुविधा में क्या है कि उसका तो पहला एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र बनाने के मामले में नितिन गडकरी के आज तक के कार्य यह साबित नहीं करते हैं कि वो कट्टर हिंदुत्व का व्यक्ति है, क्योंकि कभी भी आपने उसके मुंह से किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भाषण नहीं सुने होंगे। उस दुविधा में आए हैं कि कहीं अगर हम इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं तो यह धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री बनकर काम करेगा तो हिंदू राष्ट्र में बाधा जाएगी। लेकिन बाद में यह सोचते हैं कि अगर हम इसको सामने नहीं लाते हैं तो महाराष्ट्र की 48 सीटें जो सुरक्षित हम मान रहे हैं कि वो नितिन के साथ जाएगा, तो दूसरा कौन आने वाला है? राजनाथ के साथ तो नहीं जाएगा। और राजनाथ को कौन देगा जब उत्तर प्रदेश में भी सीटें घटने की संभावनाएं हैं? तो बहुत सी बातें हैं। तो वो दुविधा में है। दुविधा में यही है कि मेरा एजेंडा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बहुत से लोग एक बार सोचते हैं, कभी आप अलाव तापे हैं कि नहीं तापे हैं? जाड़े में अलाव तापा जाता है। तो कुछ लोग एक लकड़ी में आग को जिंदा रखते हैं ताकि इस आग की जिंदगी से कभी भी फिर आग लगाई जा सकती है, समझ लीजिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीज बचा रहेगा तो हम फसल कर लेंगे। तो आरएसएस ये भी सोच रही है कि पार्टी, क्योंकि मोदी सरकार से हटते ही मोदी पार्टी पर अपना अधिकार चाहेगा, क्योंकि वहां बम पैसा है, और देखेगा कि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने हमको इस तरह से लिख दिया, उस तरह से लिखा, और इसलिए मैं हारा, तो वो आरएसएस पर भी हमला करेगा। इसलिए इन दोनों चीजों के बीच उनके पास एक ही व्यक्ति है, वो नितिन गडकरी है, जो इन सब का मुकाबला कर सकता है। आपका वीडियो प्रसारित होता है तो कई बीजेपी के लोग भी देखते हैं पश्चिम नागपुर में, तो उनकी प्रतिक्रिया ये है कि कहीं आप बीजेपी में तो नहीं आना चाहते, या आपकी भी दिली इच्छा है क्या बीजेपी में आने की? जिस हिसाब से आप नितिन गडकरी जी को बहुत लाइक करते हैं, तो बताइए आपकी भावना क्या है? देखिए, ये सब बात को नगण्य मानिए, कारण कि हम अपने दुश्मन से दोस्ती कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, लेकिन अपने दीन के और अपने कौम के दुश्मनों से, जिनका एजेंडा ही मुस्लिम दुश्मनी हो, हम उस पार्टी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नितिन जी से हमारी 1984 से दोस्ती है, जब हम गांधी गेट पर बैठा करते थे, लेकिन हमने नितिन जी को वोट नहीं दिया, कभी नहीं दिया, और देने के लिए तैयार हूं। मैंने एक दिन कहा कि मैं आपको वोट देने को तैयार हूं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। तो बोले इसमें और उसमें। हमने कहा बटन दबाएंगे, कमल पर लगेगा। हम कमल को वोट देने को तैयार नहीं है, हम तैयार हैं नितिन को वोट देने के लिए, इसलिए कि जब आप बनाएंगे तो आपके नाम पर छप्पा हम मार देंगे कि हमने नितिन को वोट दिया, हमने कमल को वोट नहीं दिया। बटन दबाने पर तो कमल को वोट जाएगा। तो मैं इस तरह, उन्होंने कहा यार तुमसे बात में जीतना मुश्किल है। तो मैं एक बात बड़ा साफ जानता हूं, व्यवहार,
विचार, संस्कार, ये सारी चीजें जो है अपने आप प्रचार करती हैं। जो लोग कहते हैं कि भाजपा में आना जाना चाहते हैं, तो कौन आना जाना से रोका है और ये किया है? हम वो जाने आने वाले नहीं हैं, हम जहां हैं वहां खुश हैं। लेकिन राजनीति से अगर आप पूछेंगे तो आज की राजनीति अदाकार, मक्कार, मालदार, समझ रहे कि नहीं, बोलबाज वालों की रह गई है। ऐसी स्थिति में मैं राजनीति से किनारा करना चाहता हूं। किसी दल में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक शरद चंद्र जी पवार साहब जीवित हैं और उनकी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि मैं शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ जहां तक चल सकूंगा चलूंगा, और जहां तक नहीं चल सकूंगा थक कर बैठ जाऊंगा। मगर किसी दूसरे दल में जाने का मैं सपना भी नहीं देखता और सपना भी नहीं करता कि मैं जाऊंगा या आऊंगा। हम तो अब ये ख्वाब देखते हैं कि मुझे दुनिया ही छोड़कर जाना है, तो बाकी बात क्या है।